हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नया चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का डिस्कस करेंगे, चैप्टर 20, जिसका नेम है लोकोमोशन एंड मोमेंट। इस चैप्टर से 2023 में 2 क्वेश्चंस आए थे, बट 24 में 3 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। तो इस चैप्टर को भी बहुत सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि ये लोकोमोशन क्या होता है। लोकोमोशन एंड मोमेंट, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये चैप्टर 20 है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम समझेंगे कि ये लोकोमोशन क्या होता है। द प्रोसेस, लोकोमोशन इज द प्रोसेस ऑफ changing place and position of whole body parts. And moment में moment is the process of changing place and position of body part. ये लोकोमोशन क्या है एंड मोमेंट क्या है। अगर हमारे बॉडी में चेंजिंग आती है, हमारे बॉडी के पोजीशन में एंड इनके प्लेस एंड पोजीशन, पूरा बॉडी का अगर हम लेते हैं कि अगर हमको यहाँ से वहां जाना है, अगर इस रूम से अगर दूसरे रूम में जाना है, तो उस टाइम में हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे अपने पोजीशन चेंज करेंगे। और यहाँ पे अगर हम स्टैंड हैं, हम खड़े हैं, तो यहाँ से अगर हम दूसरे रूम में जा रहे हैं तो बॉडी का तो पोजीशन चेंज हुआ ही, प्लेस भी चेंज हो गया। और पूरे बॉडी पार्ट का जब चेंज हो रहा है पोजीशन एंड मोमेंट, हम हाथ ऐसे पैर के थ्रू चल करके जाएंगे, हमारा आईज भी मोमेंट करेगा, तो ये अपना भी पोजीशन चेंज करेगा। तो होल बॉडी पार्ट चेंज, होल बॉडी पार्ट्स पोजीशन एंड प्लेसेस चेंजेज इज कॉल्ड लोकोमोशन। एंड वहीं पे क्या होता है कि अगर केवल होल बॉडी पार्ट नहीं लेकर के केवल एक बॉडी का पार्ट, जैसे हम स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमारा टंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और ये टंग मूव कर रहा है बट हमने प्लेस नहीं मूव किया, पूरे बॉडी को नहीं मूव करा रहे हैं। यहाँ पे हमारा टंग क्या कर रहा है, टंग का पोजीशन मूव हो रहा है, और टंग पे जहाँ पे रेस्टिंग कंडीशन में था उससे वो मूव कर रहा है, उस प्लेस को भी चेंज कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड मोमेंट। अब हम देखते हैं कि जितने भी लोकोमोशन है, लोकोमोशन is all locomotion is moment, but all movement is not locomotion. All movement is not locomotion. तो हमने क्या देखा कि जितना भी लोकोमोशन है, सारे के सारे हम सारे के सारे लोकोमोशन को हम मोमेंट कह सकते हैं। ये हमारा है मोमेंट। बट सारे मूवमेंट को हम लोकोमोशन नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे होल बॉडी का पोजीशन एंड प्लेस चेंज हो रहा है, और यहाँ पे केवल बॉडी पार्ट का ही
पार्ट का ही पोजीशन एंड प्लेस चेंज हो रहा है। तो इसमें होल वाले में तो बॉडी पार्ट आया ही आया, बॉडी पार्ट तो आया ही आया, बट इससे आगे भी चला गया ना, मीन्स इसमें बॉडी पार्ट तो इंक्लूड है ही, हमारा पूरा का पूरा बॉडी तो मूव कर ही रहा है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर मूवमेंट की बात करें, अगर हम कहें कि ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन, तो कैसे ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन हो सकता है, क्योंकि ये तो प्लेस कवर किया ही नहीं, कंप्लीट पूरा बॉडी तो प्लेस कवर किया ही नहीं। अगर हम वही लोकोमोशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा सारा का सारा बॉडी, पूरा बॉडी पार्ट तो लिए ही लिए, और जितने भी हमारे होल बॉडी पार्ट मूव किए, तो इसे हम लोकोमोशन को हम मूवमेंट कह सकते हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि मोमेंट को लोकोमोशन नहीं कह सकते, पूरे मोमेंट को लोकोमोशन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पूरा बॉडी का पार्ट नहीं मूव कर रहा है, बॉडी होल बॉडी नहीं मूव कर रहा है, केवल बॉडी का कुछ पार्ट मूव कर रहा है। जैसे हम स्पीक कर रहे हैं, तो हमारा ये बॉडी का पार्ट मूव कर रहा है। अगर हम चिल्लाते चिल्लाते हुए कहीं जा रहे हैं, तो उस टाइम में हमारा बॉडी का पार्ट मूव, होल बॉडी पार्ट मूव किया। तो जब होल बॉडी पार्ट मूव करेगा, उस प्रोसेस को हम लोकोमोशन कहेंगे। अगर केवल बॉडी का कुछ पार्ट ही मूव करेगा, उसे हम मोमेंट कहते हैं। और सारा का सारा लोकोमोशन मोमेंट हो सकता है, लेकिन सारे के सारे मोमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें मोमेंट के बारे में पढ़ना है, तो बहुत सारे पार्ट्स हैं मोमेंट के। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कैसे कैसे ये मूव करता है। तो अमीबॉयड मूवमेंट होता है इनमें, अमीबॉयड मूवमेंट, ciliated movement, ciliated movement, flagellated movement, flagellated movement, flagellated movement, cytoplasmic movement, cytoplasmic movement, and muscular movement, muscular movement। एक एक करके हम स्टडी करेंगे। हमने क्या देखा कि लोकोमोशन एंड मोमेंट क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग प्लेस एंड पोजीशन ऑफ होल बॉडी पार्ट, मींस बॉडी के सारे सारे बॉडी पार्ट अगर अपने पोजीशन और प्लेस को चेंज कर देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। एंड द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग प्लेस एंड पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट, ओनली बॉडी पार्ट, होल बॉडी पार्ट नहीं, केवल बॉडी के कुछ पार्ट अगर ये अपने पोजीशन एंड प्लेस चेंज करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोमेंट। एंड ऑल लोकोमोशन इज मोमेंट, बट ऑल मोमेंट इज नॉट लोकोमोशन। क्या इसका मतलब क्या है? मीन्स अगर हम लोकोमोशन कर रहे हैं, तो बॉडी का पार्ट तो लिए ही लिए, और हमने कुछ एक्स्ट्रा ही बॉडी का पार्ट लेकर के मूव किए, तो उनमें तो मूवमेंट आ ही गया। लेकिन लोगों मोमेंट में हम क्या देखते हैं कि हमने बॉडी का पार्ट तो लिया ही लिया, लेकिन पूरा बॉडी नहीं लिया। सो हम लिख सकते हैं कि मोमेंट इज नॉट लोकोमोशन, बट लोकोमोशन इज मोमेंट। अब हमारा मोमेंट, बहुत सारे टाइप का मोमेंट होगा। बॉडी में मोमेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं। अमीबॉयड मोमेंट होता है, सिलिएटेड मोमेंट होता है, फ्लेक्सिलेटेड मोमेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड मस्कुलर मूवमेंट। अब इसके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। ये अमीबॉयड मूवमेंट क्या है? अमीबॉयड मूवमेंट हम देखते हैं कि जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट
ब्लड सेल, इसके पास स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडोपोडिया, जिसके थ्रू ये कैप्चर कर लेता है बैक्टीरिया वगैरह को, पैथोजेंस को कैप्चर करता है, कैप्चर पैथोजेंस, पैथोजेंस, जैसे कि ये हमारा सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है। व्हाइट ब्लड सेल जैसे ही देखा कि बॉडी के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया इंटर कर गया है, उस टाइम में हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल है ये अपना कुछ ऐसे टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर बना देगा, कुछ इस टाइप के इनके स्ट्रक्चर बन जाएंगे और यहाँ पे इनके झूठे से पैर बन जाएंगे। सो इट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। और इनको ऐसे करके ले जा करके यहाँ पे कैच कर लेंगे और अपने दोनों ही स्यूडोपोडिया को मिला करके उन्हें अंदर ले जा करके डाइजेस्ट कर जाएंगे। तो सो हमारा अमीबॉइड मूवमेंट कैसे हुआ, हमारी बॉडी के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल है वो हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। जितने भी पैथोजेंस आते हैं वो पैथोजेंस को पकड़ करके उन्हें मार डालता है। और किसके थ्रू, ये उनमें अमीबॉइड मूवमेंट होता है, मीन्स जिधर साइड से वो आए हुए हैं, जिधर से भी वो अपना लंबा सा ऐसे पैर आगे कर देगा और उसको ऐसे कैप्चर कर लेगा। तो हमारा अमीबॉइड मूवमेंट कुछ ऐसे होता है। सिलिएटेड मूवमेंट, सिलिएटेड मूवमेंट हम क्या देखे हैं, सेकंड है सिलिएटेड मूवमेंट। सिलिएटेड मूवमेंट में जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं पैरामीशियम का, पैरामीशियम का एग्जांपल लेते हैं, तो पैरामीशियम का शेप कुछ इस टाइप से होता है, ये स्लीपर शेप का देखने को मिलेगा। और इनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे प्रोटीनेशियस कवर होते हैं, दिस इज कॉल्ड सीलिया। ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं इनका। इसे हम साइटोफेरिक्स कहते हैं, साइटोफेरिंक्स, मीन्स इसके थ्रू यहाँ से अगर कोई खाने का मटेरियल इसको मिल गया है, कोई इंसेक्ट वगैरह मिल गया है, तो ये सीलिया के थ्रू इस इंसेक्ट को मूव करा करके यहाँ पे ला करके और अंदर की तरफ ले जाएगा, इसको ऊपर की तरफ करके। और जिसके थ्रू अंदर ले जाता है उसे हम गलेट कहते हैं, गलेट। हमारे अगर बॉडी में बात करें तो हमारे बॉडी में ये जो यूट्रस होता है, यूट्रस में यहाँ पे हमारा एग पड़ा होता है, एग का थैला होता है। तो यूट्रस में यहाँ कुछ इसके जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में अंदर की तरफ यहाँ पे सीलिया लगे होते हैं ताकि ये एग को मूव कराने में हेल्प कर सके। तो हमने क्या देखा कि सिलिएटेड मूवमेंट, वो किसी सिलिएटेड मूवमेंट ये एक प्रोटीन से बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना हुआ एक पतला पतला सा धागे धागे सा स्ट्रक्चर होता है। ये किसी चीज को मूव कराने में हेल्प करता है। और हमारा यहाँ पे सिलिएटेड हुआ, सिलिएटेड मूवमेंट हमने पढ़ा। फ्लैक्सिलेटेड मूवमेंट क्या चीज है, फ्लैक्सिलेटेड मूवमेंट, फ्लैक्सिलेटेड मूवमेंट में अगर हम बात करें तो अगर किसी एनिमल का लेते हैं तो एग्जांपल हम लेते हैं यूग्लिना लेंगे, यूग्लिना प्रोटिस्टा है। यूग्लिना क्या काम करता है कि इसके पास कुछ ऐसे टू फ्लैक्सिला होते हैं
अनइक्वल फ्लैगेला, एक छोटा सा फ्लैगेला होता है और एक बड़ा सा फ्लैगेला होता है। इसके ऊपर भी प्रोटीन के कवर लगे होते हैं जिसे हम पेलिकल कहते हैं। और हमने यहाँ क्या देखा कि इनके पास अनइक्वल दो फ्लैगेला प्रेजेंट होता है। मीन्स अगर इनको सनलाइट मिलेगा तो ये ऑटोट्रॉप करेंगे, मीन्स अपने बॉडी के अंदर खुद ही ग्लूकोज बनाएंगे। अगर सनलाइट नहीं रहेगा, नाइट टाइम है, तो उस टाइम में ये हेट्रोट्रॉप करने लगते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को पकड़ करके खाने लगते हैं और उनसे ग्लूकोज लेते हैं। तो सो ये हेट्रोट्रॉप बिहेव करने लगते हैं। इन्हें हम मिक्सोट्रॉप भी कहते हैं, मिक्सोट्रॉप। मिक्सोट्रॉप क्योंकि इनके पास दो अनइक्वल फ्लैगेला होता है, सनलाइट आया तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या काम करते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये फ्लैगेला के थ्रू मूव करेंगे, मूवमेंट करेंगे और सनलाइट के प्रेजेंट में तो ऑटोट्रॉप करेंगे, मीन्स अपने बॉडी के अंदर खुद ग्लूकोज बनाएंगे। अगर सनलाइट नहीं हुआ तो इसी फ्लैगेला के थ्रू किसी प्रे को कैप्चर करके और उन्हें डाइजेस्ट करेंगे, उनसे ग्लूकोज लेंगे। हमारा ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है? अगेन है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या चीज है? तो अगर हमारा सपोज हम डब्ल्यूबीसी की ही बात करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी में हम देखें कि इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है ये बहुत तेज मूव कर रहे हैं और इनके बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। जिधर इन्हें बैक्टीरिया वगैरह दिखा, इनका साइटोप्लाज्म जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इनका साइटोप्लाज्म आगे की तरफ बढ़ते रहता है, मतलब साइटोप्लाज्म मूव करता है। So it is called cytoplasmic streaming. Muscular movement, इनके बारे में स्टडी करेंगे। Muscular movement, ये मस्कुलर मूवमेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक्साइटेबल मस्कुलर मूवमेंट, मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर मूवमेंट, मूवमेंट extending muscular movement and elastic muscular movement। एक एक करके हम स्टडी करेंगे। एक्साइटेबल मस्कुलर मूवमेंट क्या होता है, फिर हमारा कॉन्ट्रैक्शन मस्कुलर मूवमेंट क्या होता है, एक्सटेंडिंग मस्कुलर मूवमेंट एंड इलास्टिक मस्कुलर मूवमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो एक्साइटेबल मस्कुलर मूवमेंट का मतलब ये है कि इनके बॉडी के ऊपर जैसे कोई मसल्स है और कोई आ करके इन्हें सिग्नल दिया कि हमें क्या करना है, कि हमें कंट्रैक्ट करना है, हमें छोटा होना है या हमें बड़ा होना है। तो इनके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट into muscular tissue, muscular tissue।
मस्कुलर टिश्यू के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक करंट का मीन्स ये है कि ऑयल्स मूवमेंट करेंगे, ऑयल्स मूवमेंट करेंगे तो इनमें केमिकल बनेगा, इनके बॉडी के अंदर कुछ केमिकल बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, जिससे हम स्टिमुलेट हो जाएंगे या हम किसी चीज से कंट्रोल हो जाएंगे। तो ऐसा होता है एक्साइटेबल मीन्स एक्साइटेड हो जाए किसी काम को करने के लिए, वो कब होगा जब हमारे बॉडी के अंदर, जब हमारे मसल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होगा, जब ऑयल्स मूव करेंगे तो उस टाइम में एक करंट जनरेट होता है, वो हमें नहीं फील होगा बट हम एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं। तो उस टाइम में कैसे ऐसा होता है, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, कोई मोटर न्यूरॉन्स आकर के जनरेट कर रहा है करंट को, इसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एक्साइटेड कंडीशन रहता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इनका एग्जांपल हम लेंगे न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल, और वो किस पे एक्ट करेंगे, तो मस मस्कुलर सेल या मस्कुलर टिश्यू। कॉन्ट्रेक्टाइल कॉन्ट्रेक्शन मूवमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट, कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट क्या होता है, सपोज ये मसल सेल है और मसल सेल पर आकर के कोई मोटर न्यूरॉन सिग्नल दिया कि आप अब कंट्रैक्ट हो जाओ, जो आप बहुत लंबे सिचुएशन में हो, अब हमें आकर के यहाँ पे कोई सिग्नल दे रहा है कि अब इसे कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। तो हमारा ये जो मसल सेल्स है ये क्या हो जाएंगे, ये एक्साइटेड हो जाएंगे और अपना शेप चेंज कर लेंगे, मीन्स ऐसे बड़े हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक्सटेंडेड एक्सटेंडिंग मस्कुलर मोमेंट क्या है कि अगर अगर हमारा मसल सेल से कॉन्ट्रैक्टेड है और इन्हें आकर के कोई सिग्नल दिया कि अब आप एक्सटेंड हो जाओ, फैल जाओ, तो इसे हम कहेंगे एक्सटेंडेड मस्कुलर सेल। Cell. So I can write about contractile muscular movement, muscular muscular shell, muscular shell contract, and here muscular shell, muscular cell extend and इलास्टिक मस्कुलर मूवमेंट क्या है, तो इलास्टिक मस्कुलर मूवमेंट में अगर हमारा सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है या हमारा सेल एक्सटेंड हो गया है, तो ओरिजिनल पोजीशन में आने को हम कहते हैं इलास्टिक मोमेंट। अगर कंट्रैक्ट है तो एक्सटेंड फॉर्म में आ गया, इसका जो ओरिजिनल शेप है उस फॉर्म में आने के प्रोसेस को हम कहते हैं इलास्टिक मस्कुलर मूवमेंट। सो कमिंग बैक ऑफ original shape coming back in original shape। अपने ओरिजिनल शेप में आने के प्रोसेस को हम इलास्टिक मोमेंट कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि मस्कुलर मोमेंट बहुत सारे टाइप के हैं, कौन कौन सा हो जाएगा, एक्साइटेबल मस्कुलर मोमेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल मस्कुलर मोमेंट एंड एक्सटेंडिंग मस्कुलर मोमेंट, इलास्टिक मस्कुलर मोमेंट। एक्साइटेबल मीन्स बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, जिस वजह से बॉडी या तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या एक्सटेंड हो रहा है या अपने प्रॉपर शेप में आ जा रहा है, तो हमारा यहाँ पे मोमेंट मस्कुलर मोमेंट होता है खत्म। अब हम पार्ट पढ़ते हैं, मस्कुलर मोमेंट के कितने पार्ट्स हैं।
parts of muscular movement। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, स्केलेटल मस्कुलर मूवमेंट, विसरल मस्कुलर मूवमेंट, visceral muscular movement and cardiac muscular movement, cardiac muscular movement। स्केलेटल मस्कुलर मूवमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे एंड विसरल मस्कुलर मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे एंड कार्डियक मस्कुलर मूवमेंट के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम स्केलेटल मसल के बारे में पढ़े तो सपोज ये हमारा बाइसेप है, दिस इज कॉल्ड बाइसेप, और बाइसेप से यहाँ से कुछ ऐसे धागे जैसे निकले हुए हैं, दिस इज कॉल्ड टेंडन एंड ये टेंडन जो है ये एडेड है हमारे बोन के थ्रू, यहाँ भी टेंडन अटैच है बोन के थ्रू, और इसी बोन के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा बोन और इसके थ्रू हम मूवमेंट कर रहे हैं। दोनों ही साइड से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम टेंडन कहते हैं, और यहाँ पे मसल्स है। तो इससे हम क्या करते हैं कि हमारे पास खुद ऐसा पावर है कि हम खुद मूव करा सकते हैं। सो इट इज वॉलंटरी मसल, जिस मसल को हम खुद मूव करा सकते हैं उसे हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, मसल। और ये क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इंटरनल ऑर्गन। एग्जाम्पल कौन कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक। और अब स्मॉल इंटेस्टाइन को हम खुद नहीं कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं या खुद उन्हें हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा नहीं पावर है, तो इसे हम कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स, कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल। इन्हें भी ये हमारे हार्ट के वॉल में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन हार्ट वॉल्स, और इन्हें भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते हैं, सो इट इज इनवॉलंटरी मसल, मसल। अब शेप की बात करें, शेप कैसा होता है, शेप ये कुछ हमारे ऐसे देखने को मिलते हैं, मीन्स लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल, एंड इनके ऊपर ऐसे ऐसे धारिया धारिया सा देखने को मिलता है, इट इज स्ट्राइएटेड या स्ट्राइएटेड होते हैं। और इनका अगर हम शेप की बात करें, विस्लर मस्कुलर मोमेंट में अगर हम इनके शेप की बात करते हैं, शेप, तो ये स्पाइंडल शेप के कुछ दिखाई देते हैं, स्पाइंडल शेप के, और इनका शेप स्पाइंडल होता है, स्पाइंडल शेप के होते हैं ये। अगेन इन्हें हम बात करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे टाइप का होता है,
मीन्स ये लॉन्ग तो होते ही होते हैं एंड ब्रांच्ड भी होते हैं, ब्रांच्ड, और ये भी अस्ट्राइएटेड होते हैं, इन पे भी ऐसे ऐसे से अस्ट्राइएटेड, इन पे भी ऐसे ऐसे से लाइनिंग लाइनिंग सा बना रहता है। अगर हम ये ब्रांच नहीं होते, अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, ये भी अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड एंड इट इज ब्रांच्ड। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस, तो इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बहुत सारे ऐसे ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड कॉल्ड सिनसीसियम, सिनसीसियम, एंड इनके पास केवल एक ही न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, सो इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, एंड इनके पास भी एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है, यूनिन्यूक्लिएटेड। हमने क्या पढ़ा, जो मस्कुलर मूवमेंट था उनका पार्ट, तो देयर आर 3 पार्ट ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, स्केलेटल मस्कुलर मूवमेंट, विजुअल मस्कुलर मूवमेंट एंड कार्डियक मस्कुलर मूवमेंट। स्केलेटल मस्कुलर मूवमेंट प्रेजेंट इन आवर मसल्स, और इट इज कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। इसे हम वॉलंटरी मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हम खुद ही इसे मूव करा सकते हैं, बट विजुअल मस्कुलर मूवमेंट ये इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, मीन्स हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, तो उन्हें हम कंट्रैक्ट नहीं करा सकते हैं, एक्सटेंड नहीं करा सकते हैं, तो हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, सो इट इज इनवॉलंटरी मसल्स। एंड अगर हम कार्डियक मसल की बात करें, तो हमारे हार्ट में हार्ट का जो वॉल है वो कार्डियक मसल का बना होता है, प्रेजेंट होता है, और इन्हें भी हम बीट नहीं करा सकते हैं, तो सो इट इज इनवॉलंटरी मसल्स। अगर हम इनका शेप का बात करें, तो ये दोनों ही लॉन्ग होते हैं, ये सिलेंड्रिकल हमारे देखने को मिलेंगे, बट ये ब्रांच्ड होते हैं, और स्ट्राइएटेड, दोनों में ही स्ट्राइएटेड होता है, मीन्स धारियां धारियां सा, ऐसा लाइनिंग लाइनिंग सा देखने को मिलेगा आपको, बट इनके पास कोई ब्रांचिंग ऐसी नहीं होती है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इट इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सिनसीसियम। अगर बहुत सारे न्यूक्लियस सेल में देखने को मिल रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सिनसीसियम या मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। इनमें केवल हमने क्या देखा कि ये स्पाइंडल शेप के तो हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, और केवल एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इनमें ये भी हमारी जो कार्डियक मस्कुलर मोमेंट है, ये भी लॉन्ग होता है, ब्रांच्ड होता है, और स्ट्राइएटेड है, बट इनके पास भी केवल एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल से कि अगर हम इसे कट करें तो हमें कैसा दिखाई देगा। अगर हम मसल्स को कट करते हैं, तो ये मसल के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर हम इन्हें कट किए, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, कट करने पे, ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करने पे ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, इन्हें हम मसल्स कहते हैं, मसल, ये स्केलेटल मसल है। अब हम क्या देखते हैं कि इनके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे से पड़े हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं मस्क्यूलर बंडल या फाशिकल। इन्हें हम मस्कुलर बंडल या फाशिकल कहेंगे। इनके अंदर अगर हम देखते हैं, तो इनके अंदर भी बहुत छोटे छोटे से सेल पड़े हुए हैं,
बहुत छोटे छोटे से सेल पड़े हुए हैं। इसे हम कहते हैं मस्कुलर सेल, मस्क्यूलर सेल। और अगर हम इस मस्कुलर सेल को बाहर निकाल करके स्टडी करते हैं तो ये मस्कुलर सेल, इसके अंदर भी हमें दिखाई देता है छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर। इसे हम मस्कुलर सेल या मायो फाइब्रिन कहते हैं, फाइब्रिन। मायोफाइब्रिन, मायोफाइब्रिन। और इन्हें हम कहते हैं मायोफाइब्रिन, मायोफाइब्रिन। अब हम इनका स्टडी करें कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये कैसे कंट्रैक्ट करते हैं, क्या क्या इनमें कैसा मूवमेंट होता है, तो इनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। हमने एक लिया मसल सेल, मसल सेल जिसे हम मायोफाइब्रिन कहते हैं, कॉल्ड मायोफाइब्रिन, मायोफाइब्रिन। इनका शेप कैसा होता है, तो ये कुछ इस टाइप से देखने को मिलेंगे। इस मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं। मायोफाइब्रिन मेम्ब्रेन या मसल सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सार्कोलेमा, सार्कोलेमा। इनके अंदर जो प्लाज्मा है इट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मा, सार्कोप्लाज्मा। एंड इसके अंदर अंदर की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ऐसे प्रेजेंट है। इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम भरा हुआ है, Ca2+, कैल्शियम आयन भरे हुए हैं। कॉल्ड सार्को, सार्कोप्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर है प्लाज्मा रेटिक्यूलम, रेटिक्यूलम। हमारा बन गया है मस्कुलर सेल बन गया है। अब मस्कुलर सेल के अंदर जाते हैं तो मायोफाइब्रिल्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे पतले पतले से मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स ऐसे पड़े हुए हैं, ये है मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स एक प्रोटीन से अटैच है, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। दोनों ही साइड से डिस्ट्रोफिन प्रोटीन से अटैच है। अगर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जिनमें नहीं रहेगा उनका मसल कंट्रैक्ट नहीं कर पाता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। इनके अंदर अगर हम जाते हैं तो छोटे छोटे से कंपार्टमेंट बने हुए हैं, हम इनके अंदर जाकर के देखते हैं छोटे छोटे से कंपार्टमेंट बने हुए। दिस कंपार्टमेंट इज कॉल्ड सार्कोमियर, सार्कोमियर। इस कंपार्टमेंट में, इस कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें, अगर हम इस कंपार्टमेंट को बाहर निकाल करके स्टडी करते हैं तो इस कंपार्टमेंट में हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये है सार्कोमियर कंपार्टमेंट। सार्कोमियर कंपार्टमेंट में हमें क्या देखने को मिलता है, एक थिन लाइनिंग एंड एक थिक लाइनिंग। फिर अगेन यहाँ सार्कोमियर कंपार्टमेंट, थिन लाइनिंग, थिक लाइनिंग
and thin lining. सार्कोमियर कंपार्टमेंट में दो टाइप के लाइन प्रेजेंट है, थिक लाइन एंड थिन लाइन. थिक लाइन इज कॉल्ड एम लाइन, एम line, and thin line is called Z line, Z line. M line, M line क्या है? Thick है, thick, and Z line is thick lining. And इसे हम A band कहते हैं, called A band, and it is called I band, I band. और ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो प्रोटीन रिलीज करता है कॉल्ड मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन. एंड ये थिन लाइन कंट्रैक्शन के लिए जो प्रोटीन रिलीज करेगा कॉल्ड एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन. इनका कलर, थिन का कलर लाइट होता है, ये लाइट कलर होते हैं, एंड थिक जो है इनका कलर डार्क होता है, डार्क. तो हमने क्या देखा, अगर हम मसल सेल के अंदर जाते हैं तो पहले तो हम अगर मसल को कट करते हैं तो मसल्स को कट करने पे हमें बंडल दिखाई देता है. दिस बंडल इज कॉल्ड फाशिकल या मसल बंडल. अब उस बंडल के अंदर अगर हम स्टडी करें तो उस बंडल के अंदर बहुत छोटे छोटे से सेल दिखाई देते हैं. दिस इज कॉल्ड मायोफाइब्रिन, मायोफाइब्रिन या मस्कुलर सेल. अब इस मस्कुलर सेल के अंदर हम स्टडी करें तो उसके अंदर पतले पतले से धागे धागे से स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या? मायोफाइब्रिल. मायोफाइब्रिल में छोटा छोटा सा कंपार्टमेंट है और उस कंपार्टमेंट को हम सार्कोमियर कहते हैं. मींस सार्कोमियर अगर कंट्रैक्ट होगा तो हमारा मायोफाइब्रिल कंट्रैक्ट होगा, फिर उसके बाद हमारा मायोफाइब्रिन कंट्रैक्ट होगा. मायोफाइब्रिन के कंट्रैक्ट होने के बाद ये मसल बंडल कंट्रैक्ट होंगे और मसल बंडल कंट्रैक्ट होगा तो हमारा मसल कंट्रैक्ट होगा. और हम देखते हैं इस कंपार्टमेंट के अंदर अगर जाकर के स्टडी करते हैं तो कंपार्टमेंट में दो लाइनिंग बनाया गया है, एक मोटा लाइन, एक पतला लाइन. तो जो थिक लाइन है मींस मोटा लाइन है तो उसे हम मोटे लाइन को एम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और थिन लाइन है जो पतला लाइन है उसे हम जेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इट अपीयर लाइट कलर एंड एम लाइन अपीयर डार्क कलर. Z line is called Z line is called thin line. Thin. Z line is called thin line and I band appear. ये इसका जो बैंड है उसे हम I बैंड कहते हैं, एंड थिक लाइन का जो बैंड है उसे हम A बैंड कहते हैं. और कंट्रैक्शन के लिए आई बैंड क्या काम करता है कि प्रोटीन रिलीज करता है. दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एक्टिन प्रोटीन. एंड ए बैंड कंट्रैक्शन के लिए जो प्रोटीन रिलीज करेगा दिस इज कॉल्ड मायोसिन प्रोटीन. अब हम क्या देखते हैं कि ये जो थिक लाइन है, मोटा वाला जो लाइन है, ये क्या काम करेगा कि अपने दोनों ही साइड से इन्हें ऊपर की तरफ भी ऐसे मोटा लाइन प्रेजेंट है, ऊपर भी प्रेजेंट है, और ये क्या काम करेगा कि अपने दोनों ही हाथों से इसको पकड़ेगा, इनको पकड़ेगा, बहुत टाइटली फॉर्म में पकड़ लेगा, और फिर इन्हें पकड़ेगा ऐसे करके. ये इन्हें क्रॉस आर्म से पकड़ लेते हैं, कॉल्ड क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म. इन्हें हम क्रॉस आर्म कहते हैं. और ये एक दूसरे को क्या किए हुए हैं कि क्रॉस आर्म से पकड़े हुए हैं. और यहां से क्या होता है कि ये जो पतला वाला लाइन इस पे स्लाइड कर जाता है, सो इट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट, स्लाइडिंग
फिलामेंट, फिलामेंट। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने थिक लाइन जो है वो पतले वाले लाइन को बहुत जोर से पकड़ लेता है और अपनी तरफ स्लाइड कर देता है। दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट। एंड जब पकड़ रहा है, पतले वाले को पकड़ रहा है, उसे हम कहते हैं क्रॉस आर्म के थ्रू वो पकड़ रहा है। आगे अगर हम इसकी स्टडी करें, अगर हम थिन लाइन के बारे में, थिन लाइन के बारे में स्टडी करते हैं एंड अगेन थिक लाइन के बारे में स्टडी करते हैं, ये दोनों किस में प्रेजेंट है? सार्कोमियर के अंदर प्रेजेंट है। दोनों सार्कोमियर के अंदर प्रेजेंट है। सार्कोमियर कंपार्टमेंट के अंदर। सार्कोमियर किन के अंदर प्रेजेंट है? तो सार्कोमियर मायोफाइब्रिल के अंदर प्रेजेंट है। मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल किसके अंदर प्रेजेंट है? मायोफाइब्रिल प्रेजेंट है मायोफाइबर के अंदर। मायोफाइबर। मायोफाइबर किसके अंदर प्रेजेंट है? तो हमारा जो मायोफाइबर है वो प्रेजेंट है फासिकल के अंदर। एंड फासिकल किसके अंदर प्रेजेंट है? तो मसल के अंदर। मसल। सो मसल हमारा कंट्रैक्ट कैसे करेगा? जब सार्कोमियर छोटा होगा। सार्कोमियर छोटा कैसे होगा? जब हमारा मायोफाइब्रिल छोटा होगा। जब मायोफाइब्रिल कैसे कंट्रैक्ट करेगा? छोटा होगा। जब मायोफाइबर कंट्रैक्ट करेगा। मायोफाइबर कैसे कंट्रैक्ट करेगा? जब फासिकल कंट्रैक्ट करेगा। फासिकल कंट्रैक्ट करेगा तो अल्टीमेटली हमारा मसल कंट्रैक्ट कर जाएगा। और सार्कोमियर कैसे कंट्रैक्ट करेगा? तो जब थिक लाइन स्लाइडिंग होंगे तब हमारा ये क्या है? ये थिन लाइन है और ये क्या है? ये थिक लाइन है। थिक लाइन है। इनके बाद हम इनमें देखते हैं कि ये किस कलर के होते हैं? लाइट कलर। लाइट कलर एंड इट इज डार्क कलर। डार्क कलर। इट रिप्रेजेंट्स आई बैंड लाइन। इनका जो लाइन होगा, लाइन को किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? जेड लाइन। जेड लाइन। एंड इनके लाइन को मोटा है एम लाइन। एम लाइन। इनका बैंड कौन सा होगा? आई बैंड। आई बैंड। एंड इनका बैंड कौन सा होगा? होता है ए बैंड। ए बैंड। इनमें जो प्रोटीन रिलीज होगा कंट्रैक्शन के लिए, कॉल्ड एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन। एंड इनमें जो प्रोटीन रिलीज होगा कंट्रैक्शन के लिए, मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन। प्रोटीन। ये क्रॉस आर्म बनाएगा और स्लाइडिंग फिलामेंट यहाँ बनेगा। आगे अगर हम स्टडी करें तो क्या होगा कि इनका जो स्ट्रक्चर है, कुछ इनका स्ट्रक्चर ग्लोबुलर फिलामेंट की तरह ऐसे रहता है। मोटा आदमी, ये मोटा लाइन इन्हें पकड़ न ले, इसलिए इनके दो भाई हैं जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये बाहर से, अंदर से। इसे हम कहते हैं ट्रोपो ट्रोपोमायोसिन। एंड एक भाई है कि इस भाई को प्रोटेक्ट कर रहा है, बाहर से एकदम खड़ा होकर के प्रोटेक्ट कर रहा है कि ताकि इसे मोटा आदमी इसकी बहन को पकड़ न ले जाए, पतली बहन को। इन्हें बाहर से मास्क किया हुआ है, आउटर मास्क। दिस आउटर मास्क इज कॉल्ड ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन। अगर दोनों भाई बाहर से पकड़ लिए
तब तो हमारा मसल कंट्रैक्ट ही नहीं करेगा, तब तो हमारा ये इसे अगर थिक थीन को नहीं पकड़ेगा तो ये हमारा स्लाइड हो ही नहीं पाएगा, स्लाइडिंग फिलामेंट बन ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे माइंड के पास एक सिग्नल जाता है कि दोनों भाई इन्हें अटैच करके पकड़े हुए हैं अपनी पतली सी बहन को। तो हमारे सेरिब्रम से एक न्यूरॉन आता है, सेरिब्रम से एक न्यूरॉन आएगा और ये न्यूरॉन आ करके मोटर न्यूरॉन यहाँ पे आ करके सिग्नल भेजता है। इन्हें कहते हैं, ये मोटर न्यूरॉन आया है सेरिब्रम से, मोटर न्यूरॉन आया है सेरिब्रम से और ये सिग्नल यहाँ पे ला करके रखें। दिस इज कॉल्ड न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, जंक्शन कहाँ पे रखे हैं? इस जंक्शन पे रखे हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इस न्यूरो और मस्कुलर के बीच के स्पेस को हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन रखे हैं, नाम कहते हैं। और दिस केमिकल इज कॉल्ड एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। अब ये अगर आया यहाँ मसल सेल के पास आया, मसल सेल के पास जैसे ही आएगा यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है जो इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ केमिकल इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, केमिकल डायलॉग स्टार्ट होगा कि हम तुम्हारे लिए ही आए हैं। तब ये रिसेप्टर अपने आप में बाइंड कर लेंगे, इन्हें सारे केमिकल को बाइंड कर लेंगे। जैसे ही सारे केमिकल को बाइंड किए वहां से सोडियम अंदर इंटर करने लगा, सोडियम। ये बाइंड होते ही हमारा सोडियम क्या किया, अंदर इंटर करने लगा। और जैसे ही सोडियम इंटर करेगा वैसे ही हमारा जो कैल्शियम है वो सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम से बाहर हो जाएगा। और सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम से जैसे ही कैल्शियम बाहर हुआ, कैल्शियम को देखते ही दोनों भाई इतने पागल हो जाते हैं कि कैल्शियम के पीछे भागने लगते हैं। और कैल्शियम के पीछे जैसे ही दोनों भाई भागे वैसे ही पतले वाले को कौन पकड़ लेता है, मोटा वाला आदमी पकड़ लेता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारा सिग्नल लेकर के कौन आ रहा है, सिग्नल कौन दे रहा है, गिव, मोटर सेल, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन सिग्नल दिया एंड सिग्नल को बाइंड किया गया। अगेन बाइंडिंग सिग्नल, बाइंडिंग सिग्नल, सिग्नल बाइंड होते ही कैल्शियम सॉरी सोडियम एंट्री स्टार्ट हो गई, सोडियम एंट्री स्टार्ट। और जैसे ही सोडियम एंट्री स्टार्ट हुई कैल्शियम, कैल्शियम आउट फ्रॉम सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम। अब कैल्शियम सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम से बाहर हो गया। अगेन उसके बाद कैल्शियम को देखते ही ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन लिव, लिव कर देते हैं। किनको लिव करते हैं? तो यहाँ पे थीन, थीन लाइन को लिव कर देते हैं, थीन लाइन, थीन लाइन को लिव करिए। अब उसके बाद इनको पकड़ लेगा, अगेन बाइंड thin line, thin line to thick line, thick लाइन। अब ये कैसे बाइंड होगा इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो हमने मसल सेल के बारे में क्या देखा कि मसल सेल कंट्रैक्ट कैसे करेगा। तो मसल सेल कब कंट्रैक्ट करेगा, जब थिक लाइन थिन लाइन को पकड़ेगा, स्लाइड कर जाएगा, थिन लाइन इसके ऊपर स्लाइड कर जाएगा, तो इसे हम स्लाइडिंग फिलामेंट कहते हैं। स्लाइड करेगा तो हमारा सार्कोमेयर अंदर का कंपार्टमेंट छोटा होगा। अगर अंदर का कंपार्टमेंट छोटा हो रहा है फिर हमारे मायोफाइब्रिल छोटे हो जाएंगे। मायोफाइब्रिल का
कंट्रैक्ट हो रहे हैं, अगेन हमारा मायोफाइबर कंट्रैक्ट हो जाएगा। मायोफाइबर कंट्रैक्ट होगा तो हमारा मस्कुलर बंडल कंट्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स फासिकल कंट्रैक्ट हो जाएगा। और मस्कुलर बंडल कंट्रैक्ट हो गया तो हमारे कंप्लीट मसल कंट्रैक्ट हो गए। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसा आता है कि थिन स्लाइडिंग हो ही नहीं पाता है। कैसे स्लाइडिंग नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसको चारों तरफ से इसके दो भाई कवर कर लेते हैं, और दोनों भाई जब तक कवर है तब तक इनको मोटा आदमी, मोटा जो लाइन है वो नहीं आर्म क्रॉस आर्म बना पाएगा, इनको नहीं पकड़ पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे माइंड से मोटर न्यूरॉन को भेजा जाता है सिग्नल लेकर के, और मोटर न्यूरॉन मस्कुलर सेल के पास आकर के केमिकल रिलीज करते हैं। दिस केमिकल इज कॉल्ड एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन यहाँ पे अगर ये रिलीज कर दिए, इसके बाद मोटर न्यूरॉन और मस्कुलर सेल के बीच में जो गैप जंक्शन है, इन्हें हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। अगर वही न्यूरॉन टू न्यूरॉन के बीच में जो गैप जंक्शन होता है, अगर यहाँ पे एक और न्यूरॉन रहता, उनके बीच में गैप जंक्शन रहेगा, उन्हें हम साइनेप्स कहते हैं। लेकिन यहाँ मसल और न्यूरॉन के बीच में गैप जंक्शन देखने को मिल रहा है, सो इट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब यहाँ पे केमिकल आ गया, अब इनके बीच में रिसेप्टर एंड केमिकल के बीच में इंट्रैक्शन स्टार्ट होगा कि आपको एंट्री दिया जाए या नहीं दिया जाए, मींस अंदर के ऑर्गेनल को स्टिमुलेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। तो देखा जा रहा है कि इन्हीं के लिए ये केमिकल्स आए हुए हैं, इन्हीं के मेहमान हैं, इन्हीं के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हैं। तो इनको बाइंड कर दिया जाता है। जैसे ही बाइंड किया जाता है वैसे ही अंदर सोडियम एंट्री स्टार्ट हो जाती है, और सोडियम एंट्री जैसे ही स्टार्ट होती है वैसे ही पचक से निकल जाता है कौन? कैल्शियम बाहर निकलता है, और कैल्शियम को बाहर देखते ही दोनों भाई इसके पीछे प्यार में पागल हो जाते हैं। कैल्शियम को देखते ही, क्या कैल्शियम इतनी सुंदर है कि कैल्शियम को देखते ही ये कैल्शियम के पीछे भागते हैं। तो जैसे ही ये कैल्शियम के पीछे भागेंगे वैसे ही हमारा थिन लाइन को कौन पकड़ लेगा? थिक लाइन पकड़ लेगा। कैसे पकड़ेगा इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमारा है ये थिक लाइन। थिक लाइन, थिक लाइन हमारा कैसा है? कुछ इनका ये हेड है, ऐसे बने हुए हैं, और ऐसे बने हुए हैं। यहाँ पे थिक लाइन बाइंडिंग एक्टिन बाइंडिंग साइट है ये। एक्टिन बाइंडिंग साइट, दिस इज हियर। एक्टिन बाइंडिंग साइट मीन्स थिन प्रोटीन, एक्टिन बाइंडिंग साइट। एंड इसके लिए एनर्जी लगेगा, तो इनके अंदर एटीपी एज एंजाइम प्रेजेंट है। एटीपीएच एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट है। यहाँ भी एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट है। एटीपी एज एंजाइम प्रेजेंट है, और इन्हें हम कहते हैं हेड। ये हो गए हेड, एंड इन्हें हम कहते हैं टेल। आगे देखते हैं ये कैसे बाइंड करते हैं उन्हें। ये कुछ ग्रुप में दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे ग्रुप बना हुआ रहेगा।
ऐसे हमारे दिखाई देते हैं पतले पतले से, ये थिक लाइन है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे पकड़ेंगे, कैच करेंगे। कैल्शियम जैसे ही अंदर आया, यहाँ आए हुए हैं, यहाँ से एटीपी अब क्या करेंगे, यहाँ तो इनका बाइंडिंग साइट है और कैल्शियम दोनों बहना को, अपनी बहना को छोड़ करके चला गया। कैल्शियम जैसे सॉरी, जो दोनों भाई थे, कौन कौन दोनों भाई थे, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन किसकी वजह से भागा, कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम 2+ की वजह से इनको छोड़ करके भागा। अब इनको देखते ही अकेले ये अपने बॉडी से बाहर एटीपी रिलीज करेगी, एटीपी एनर्जी बाहर देगी। एनर्जी जैसे ही बाहर यहाँ पे आया, इसके बाद इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ अटैच हो गए हैं पूरे के पूरे। तो फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म का फॉर्मेशन हो गया है। अब थोड़े से ये रोटेट करेंगे, ऐसे करके रोटेट करते हैं और बहुत अच्छे से इनको पकड़ लेते हैं। इन्हें हम कहते हैं रोटेशन ऑफ क्रॉस आर्म। और ये अगेन अब एटीपी रिलीज करना चाहते हैं और सारे को पकड़ने के लिए एटीपी में एक फॉस्फेट रिलीज करेंगे, एडीपी इनके पास रहेगा। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि फिर से ये अपने इसी फॉर्म में आ जाते हैं, इसी फॉर्म में आ जाएंगे, कॉल्ड ब्रेक ऑफ क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म ब्रेक हो गया, क्रॉस आर्म। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही दोनों भाई इनको छोड़ करके कैल्शियम के पीछे भागा, वैसे ही ये मोटा वाला जो आदमी है, मोटा जो लाइन था, वो अपने बॉडी के अंदर से एटीपी रिलीज करेगा और एटीपी रिलीज करके पूरे एनर्जी के साथ एक फॉस्फेट रिलीज कर दिया, बाहर फेंक दिया। और उस फॉस्फेट को जैसे ही ये देखिए आगे की तरफ मुड़ करके, वैसे ही ये इन्हें पकड़ लेता है और रोटेट करके और अच्छे से दोनों आर्म से पकड़ लेगा और अगेन और ज्यादा एनर्जी रिलीज करने की कोशिश करेगा या एनर्जी लेने की कोशिश करेगा, तब ये फिर से बाहर की तरफ छूट जाएगी, बाहर भागने लगेगी। सो यहाँ क्या होता है, ब्रेक ऑफ क्रॉस आर्म का ब्रेक हो जाता है, एक दूसरे से ये बिछड़ जाते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा। तो हमारा हमने क्या क्या स्टडी कर लिया अभी, मसल सेल, मसल मसल को ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स सेक्शन में कट किए, सेक्शन में कट किए। कट करने के बाद अगर हम अंदर स्टडी करते हैं तो अंदर हमें मिलता है मसल बंडल, मसल बंडल, उसे हम फाशिकल कहते हैं। मसल बंडल के अंदर अगर हम एंट्री करते हैं तो हमें मसल सेल दिखाई देता है, मसल सेल। मसल सेल को हम मायोफाइब्रिन कहते हैं, मायोफाइब्रिन। इसके अंदर अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें मायोफाइब्रिल दिखाई देता है, मायोफाइब्रिल। इसके अंदर जो कवर था, इसको कवर करके रखा गया था, उसे हम प्लाज्मो सार्कोलेमा कहते हैं, सार्कोलेमा। एंड इनके अंदर जो प्लाज्मा थे, प्लाज्मा,
उन्हें हम सार्कोप्लाज्मा कहेंगे। सार्कोप्लाज्मा। सार्कोप्लाज्मा के अंदर रेटिकुलम था, रेटिक्यूलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मा, रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मा, रेटिकुलम और उनके अंदर कौन बैठे हुए थे? कैल्शियम Ca2+ बैठे हुए थे। मायोफाइब्रिल के अंदर कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट, उस कंपार्टमेंट को हम सार्कोमियर कहते हैं, सार्कोमियर। अब सार्कोमियर के अंदर जाते हैं तो दो लोग बैठे हुए हैं, थीन, एक पतला और एक मोटा, थिक। पतले को हम ये कौन सा लाइन? जेड लाइन से डिनोट करते हैं, जेड लाइन। और इन्हें हम कौन सा लाइन? एम लाइन से डिनोट करेंगे, एम लाइन। अब ये बैंड कौन सा बनाएंगे? इनका जो बैंड बनता है आई बैंड, आई बैंड एंड आई बैंड, ए बैंड, ए बैंड। ये कौन सा प्रोटीन रिलीज करती हैं? एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन। एंड ये कौन सा प्रोटीन रिलीज करेगी? मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, प्रोटीन। एंड थिन लाइन, थिन लाइन, मास्क विथ किसके साथ मास्क होती है, किसके साथ कवर होती है? ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन लिव कब करेंगे ये दोनों? लिव, थिन लाइन, थिन लाइन अभी लिव नहीं करेंगे। उसके ऊपर क्या होगा? मोटर न्यूरॉन आएगा, मोटर, इनके ऊपर जाते हैं तो मोटर न्यूरॉन आता है, मोटर न्यूरॉन। ये सिग्नल देता है, सिग्नल देते ही सोडियम एंट्री स्टार्ट हो जाता है, सोडियम एंट्री स्टार्ट। सोडियम एंट्री होता है, कैल्शियम रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मा, सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम एंड इसके बाद ये इन्हें रिलीज कर देती है ट्रोपोमाइसिन। और उसके बाद थिन लाइन, थिक लाइन, थिक लाइन स्लाइड कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है, किसको? थिक लाइन को, थिक लाइन को, यानी कि क्रॉस आर्म बन जाता है। तो हमने इतना सारा देखा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है। मसल सेल को कट किए, ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करते हैं तो कट करने पे बंडल दिखाई देता है, मसल के बंडल दिखाई देते हैं। बंडल के अंदर बहुत सारे सेल दिखाई देते हैं, बहुत सारे सेल के अंदर पतले पतले से मायोफाइब्रिल दिखाई देते हैं, मायोफाइब्रिल के अंदर मायोफाइब्रिल दिखाई देते हैं। मायोफाइब्रिल के अंदर एक छोटा छोटा सा कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, उस कंपार्टमेंट को सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर के अंदर दो लाइन हमें देखने को मिलता है, लाइट लाइन एंड डार्क लाइन। लाइट लाइन इज थिन लाइन एंड डार्क लाइन इज थिक लाइन। लाइट लाइन जो होगा उसे जेड लाइन कहते हैं और डार्क लाइन जो होता है वो एम लाइन से डिनोट करते हैं। ये आई बैंड बनाता है और ये ए बैंड बनाता है। और प्रोटीन जो थिन वाला है वो एक्टिव है ज्यादा तो एक्टिन प्रोटीन रिलीज करेगा, और मोटा है तो मायोसिन प्रोटीन रिलीज करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कितना होने के बाद थिन प्रोटीन पे, थिन लाइन पे मास्क बना लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन को इनसे रिलीज कराना है, थिन प्रोटीन को सेपरेट करना, इनसे अलग करना है। इसलिए हमारा माइंड सिग्नल भेजता है, मोटर न्यूरॉन को भेजता है। मोटर न्यूरॉन जैसे ही सिग्नल आता है, लेकर आता है, केमिकल इंटरेक्शन के थ्रू सोडियम एंट्री स्टार्ट हो जाता है। सोडियम एंट्री स्टार्ट होने के बाद कैल्शियम रिलीज हो जाता है। कैल्शियम
जैसे ही रिलीज होगा, दोनों भाई बहना को छोड़ करके कैल्शियम के पीछे भागेंगे। अब जब दोनों भाई इनके पीछे भाग रहे हैं, तो ये अपना एनर्जी यूज करके, एटीपी का यूज करके, ये उनको जोर से पकड़ लेता है, फिर रोटेट करता है, फिर पकड़ने की कोशिश करता है तो छूट जाता है। ऐसे ऐसे इनका साइकिल चलते रहता है। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी, यहाँ हम लोग देखे कि मायोसिन, सॉरी, मसल मसल कंट्रैक्ट होगा। कब कंट्रैक्ट होगा? जब मसल बंडल कंट्रैक्ट होंगे, बंडल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मसल बंडल कब कंट्रैक्ट होगा? जब मसल सेल कंट्रैक्ट होगा। मसल सेल कंट्रैक्ट होगा। मसल सेल कब कंट्रैक्ट होगा? जब मायोफाइब्रिल कंट्रैक्ट होंगे। मायोफाइब्रिल मायोफाइब्रिल कब कंट्रैक्ट होगा? जब सार्कोमियर कंट्रैक्ट होंगे। सार्कोमियर सार्कोमियर कब कंट्रैक्ट होगा? जब आई जेड लाइन, जेड एंड कौन सा लाइन, जेड एंड एम लाइन कॉन्ट्रैक्ट होगा। लाइन कॉन्ट्रैक्ट होगा तब जाकर के, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मीन्स अगर यहाँ हम देखते हैं, यहाँ कंपार्टमेंट है, ये छोटे छोटे से कंपार्टमेंट हैं। यहाँ पड़ा हुआ है हमारा मोटा लाइन पड़ा हुआ है, और यहाँ है पतला लाइन, पतला लाइन। तो अगर हम इनका बात करें कि एक सार्कोमियर में, वन सार्कोमियर में कितने थिन लाइन है, कितने थिक लाइन है? मीन्स हाफ आई लाइन प्लस 1/2 एम लाइन प्लस 1/2 आई लाइन मिल करके एक सार्कोमियर बना रहा है। और इसका जो इसका जो पर्सनल स्पेस है, इसके मोटे वाले लाइन के पर्सनल स्पेस को एम लाइन पर्सनल स्पेस को कहते हैं, क्या कहते हैं? एच जोन। ये पर्सनल लाइन जो एच जोन है, ये सेम रहता है, ये कंट्रैक्ट नहीं करता है, बस और सारे कंट्रैक्ट करेंगे, बट ये रिमेन रहेगा, रिमेन सेम रहता है। हम लोग क्या देखें कि एक सार्कोमियर कैसे बनता है। तो अगर हाफ थिन लाइन, फुल एम लाइन एंड हाफ थिन लाइन लेते हैं, तब एक सार्कोमियर बनता है। अगर हम पर्सनल स्पेस की बात करें, तो इनका मोटे वाली लाइन का पर्सनल स्पेस को हम एच जोन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सेम रहता है, और सब कुछ कंट्रैक्ट होता है। मसल कंट्रैक्ट कब होगा? मीन्स जेड लाइन और एम लाइन कंट्रैक्ट होंगे। जिनका भी पर्सनल स्पेस ये सारे हैं, वो सारे के सारे कंट्रैक्ट होंगे। सार्कोमियर कंट्रैक्ट होगा, मायोफाइब्रिल कंट्रैक्ट होगा, मसल सेल कंट्रैक्ट होगा, मस्कुलर बंडल कंट्रैक्ट होगा, तब हमारा अगेन मसल कंट्रैक्ट होगा। तो हम लोग लोकोमोशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई की अभी। और किसके बारे में? मोमेंट के बारे में हमने स्टडी किया। मोमेंट क्या होता है इसके बारे में अच्छे से हम लोगों ने पढ़ाई की। और मोमेंट, मसल कैसे, फिर मसल के बारे में, वो मोमेंट कौन कौन से मोमेंट होते हैं, मसल कैसे वर्क करता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से स्टडी की। अब हम पढ़ते हैं ज्वाइंट क्या होता है। ज्वाइंट, वन बोन अटैच to another bone,
is called joint. अगर एक बोन दूसरे बोन से जुड़ता है उसे हम ज्वाइंट कहते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट एंड साइनोवियल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट जो है वो कभी भी मूव नहीं करता, नॉट मूवेबल, जैसे हमारा क्रेनियम हो गया, नॉट मूवेबल। ये थोड़ा सा मूव करता है, लेस मूव, एंड ये बहुत ज्यादा मूव करता है, मोर मूव, और मूव। जैसे यहाँ पे हम मूव करा रहे हैं तो हमारा हो गया ये साइनोवियल ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट हमारे वर्टिब्रल में है, थोड़ा सा हम यहाँ मूव करा पा रहे हैं तो वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है। फाइब्रस ज्वाइंट हमारा जो क्रेनियम है, मींस हमारा ब्रेन का जो कवर है, बोन का डब्बा, जो बोन है वो कभी भी मूव नहीं करा सकते हैं, तो वो बहुत ही टफ सेल से बना होता है। दिस सेल इज कॉल्ड फाइब्रस सेल एंड फाइब्रस टिश्यू। अब साइनोवियल ज्वाइंट ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, अगेन हो जाएगा हिंज, शैडल, शैडल, पाइवोट, बहुत सारे टाइप के ये हैं। और ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग। हम देखते हैं साइनोवियल बोन कैसा होता है, तो ये कुछ हमारे बोन हैं, और बोन के ऊपर, बोन को स्मूथ करने के लिए कवर लगाया गया है। दिस इज कॉल्ड हाइलिन, हाइलिन आर्टिकुलर, आर्टिकुलर कार्टिलेजिनस। फिर इनके ऊपर एक और कवर पहनाया गया है, इन्हें हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। इनके अंदर केमिकल भरा हुआ है, कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। फिर इनके ऊपर एक बहुत ही टफ कवर पहनाया गया है, फाइब्रस प्रोटीन का बना होता है, फाइब्रस सेल का बना होता है। दिस इज कॉल्ड लिगामेंट्स, लिगामेंट्स। ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, जब हम ओल्ड स्टेज में जाते हैं तो उस टाइम में साइनोवियल फ्लूइड रिलीज नहीं हो पाता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर साइनोवियल फ्लूइड नहीं बन पाता है, जिस वजह से अर्थराइटिस हमें हो जाता है। ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगा, जॉइंट पे बहुत ज्यादा दर्द करेगा ओल्ड स्टेज में, तो हमारा कुछ ऐसा होता है। हमने क्या देखा कि जॉइंट क्या है, तो अगर एक बोन दूसरे बोन से अटैच हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जॉइंट। एंड ये कौन को किससे किससे अटैच होंगे, तो इनमें 3 टाइप का जॉइंट होता है हमारा, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट जो कभी मूव नहीं कर सकता है, और कार्टिलेजिनस जॉइंट मीन्स मूवेबल होगा बट बहुत ज्यादा नहीं, अब हम बहुत ज्यादा ऐसे नहीं मूव कर पाते हैं तो वो कार्टिलेजिनस जॉइंट हो जाएगा। और साइनोवियल जॉइंट भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है,
इनकी वजह से हम आराम से ऐसे-ऐसे मूव कर पाते हैं। तो ये बॉल एंड सॉकेट, हिंज, शैडल, पाइवोट एंड ग्राइंडिंग होते हैं। और हम अगर बात करें कि इनके ऊपर बोन के ऊपर ये बोन को स्मूथ करने के लिए एक कवर लगा हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड हाइलिन आर्टिकुलर कार्टिलेजिनस कवर है। ये बोन को स्मूथ रखता है, अंदर की तरफ बोन को स्मूथ रखता है। एंड इसके बाहर का जो कवर है उसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ जोड़ों में कैसे दर्द होता है, तो कभी-कभी तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी या कभी-कभी क्या होता है कि हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड नहीं बन पाता है, इस वजह से हमें प्रॉब्लम होता है। और इनको भी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन इतने इम्पोर्टेंट हैं, तो इनके अंदर क्योंकि फ्लूइड भरा हुआ है, इनको एक हार्ड मटेरियल से कवर किया गया है, दिस इज़ कॉल्ड लिगामेंट्स। हम अब ये बोन के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी में कितने बोन होते हैं। स्केलेटल स्केलेटल ऑफ ह्यूमन 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 के बोन के बारे में हम स्टडी करेंगे। ह्यूमन का बोन कितना होता है? 206 होता है। इनमें से या तो सेंटर में, ये सेंटर में और अपेंडिकुलर स्केलेटल होते हैं। एक्सियल, सेंटर वाले को एक्सियल स्केलेटल बोन कहते हैं। एंड अपेंडिकुलर पेंजिक्यूलर स्केलेटल, ये 80 होता है। 80 बोन होते हैं इनमें, और इनमें 126 बोन इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू वन टू 206। अगर हम इनमें बात करें तो इनमें कौन कौन से होते हैं? एस वी सर, एस वी एस आर। एस मीन्स होता है स्कल, स्कल। वी मीन्स वर्टिब्रल, वर्टिब्रल। एस मीन्स अस्टर्नम, अस्टर्नम। आर मीन्स रिब्स। इनमें 80 में कितना कितना इनको दिया गया है? ये 29, 26, 124, टोटल मिलाकर के 80 हो जाएंगे। स्कल हमारे माइंड में जो प्रेजेंट है, जो भी बोन है। वर्टिब्रल, वर्टिब्रल में जो पीछे की तरफ है वर्टिब्रल, ये और स्टर्नम, स्टर्नम जो आगे की तरफ है। और रिब्स हमारे हार्ट को कवर किया, लंग्स को कवर किया हुआ रिब्स हो गया। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। स्कल में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं? स्कल, स्कल में प्रेजेंट होते हैं क्रेनियम, ये कितने हैं? 29। क्रेनियम, फेशियल, फेशियल, ईयर एंड हार्ट। क्रेनियम 8 होता है, ये 14 होता है। ईयर में 6 होगा, हार्ट में 1 होता है। टोटल मिलाकर के 29। क्रेनियम में अगर हम एग्जांपल दें, पेस्ट ऑफ, PEST, पेस्ट ऑफ। एंड इसका अगर हम ट्रिक लिखेंगे, फेशियल का याद करने का ट्रिक, तो वो इन मैक्स मैन लेकर पलट पलट ना जाए जाए। और इनमें क्या होगा? स्टेपिस, इनकस, मेलस, मेलस। तो तो तो
6 हो गया। पेस्ट ऑफ, PESTOF, P मीन्स होता है पेरिएटल, पेरिएटल, E मीन्स इथमॉइड, इथमॉइड, S मीन्स स्फिनॉइड, स्फिनॉइड, T मीन्स टेम्पोरल, टेम्पोरल, O means occipital, occipital, F means frontier, frontier. परी को और टेम्पोरल को दो दो मिलेगा, परी एंड टेम्पोरल, और सबको वन वन, वन 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 वन, 2 2 या 4 5 6 7 8, 8 बोन हो गए। यहाँ 14 बोन हमें करने हैं। वो मीन्स होता है वोमर, वोमर का एक होगा। ई मीन्स इंफेरियर ट्यूबल्स, इंफेरियर ट्यूबल्स। एम मीन्स मैक्सिलरी, मैन मीन्स मैंडिबल, मैंडिबल। ले मीन्स लेक्राइमल, लेक्राइमल। पलट मीन्स पलाटीन, पैलाटीन। एन मीन्स नेजल, नेजल। अब हम इनमें बोन देखें तो मैन, मर और मैन, एक मैन मरता है तो यहाँ वन वन हो जाएगा और सब में टू होगा। इसमें होगा जायोमेटिक, जायोमेटिक, इनमें भी टू, इनमें भी टू, इनमें भी टू, टू, टू एंड टू, 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 6 8 10 12 13 14 हो गया हमारा। हमने क्या देखा कि हमारे स्कल में कौन कौन से ब्रेन, कौन कौन से प्रेजेंट है। तो क्रेनियम, क्रेनियम के पास 8 बोन होगा, जो भी हमारे सर पे प्रेजेंट है 8 बोन। और कौन कौन से हैं क्रेनियम में, कौन कौन लोग प्रेजेंट हैं। पेस्ट ऑफ, P मीन्स पेरिएटल, E मीन्स इथमॉइड, S स्फिनॉइड, T टेम्पोरल, O ऑसिपिटल पीछे की तरफ है, F फ्रंटल। और फेशियल, फेशियल पे जितने भी बोन हैं, कितने फेशियल पे बोन है, 14 बोन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो इन मैक्स मैन को लेकर पलट ना जाए, वो मीन्स वोनर, इन मीन्स इंफेरियर ट्यूबल्स, एम मैक्स मैक्सिलरी, मैन मैंजिबल, लेकर लेक्राइमल, पलट पलेटिन एंड एन नेजल, जाय जायोमेट्रिक। और ईयर में हम क्या देखेंगे, स्टेपिस, इंकस एंड मेलस, इसका हो जाएगा। और एक हायोइड होता है जो एक बोन होता है। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा। एक्सियल, एक्सियल में हमारे कितने बोन थे, 80 बोन, एक्सियल में 80। एंड अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन जो हमारे हाथ और पैर हैं, इनमें कितने हैं, 126 बोन हैं। और जो भी सेंट्रल के पार्ट हैं, सर से लेकर के, और जो जहां तक सेंट्रल पार्ट है वहां पे हमारे 80 बोन प्रेजेंट हैं। तो 80 बोन में एस बी सर है, एस मीन्स स्कल, वी मीन्स वर्टिब्रल एंड एस मीन्स अस्टर्नम, आर मीन्स रिब्स। स्कल को जाएगा 29, 29, 26, फिर 24 एंड 1। अब एक एक करके हम स्टडी किए। स्कल, स्कल में, स्कल को डिवाइड किए हैं, स्कल में 29 है। तो क्रेनियम, फेशियल, ईयर एंड हायोइड। क्रेनियम का हम क्या लिखेंगे, पेस्ट ऑफ, PESTOF, P पेरिएटल, इथमॉइड, स्फिनॉइड, टेम्पोरल, ऑसिपिटल एंड फ्रंटियर। वो इन मैक्स मैन को लेकर पलट न जाए, वोमर, इंफेरियर, मैक्सिलरी, मैंजिबल, लैक्राइमल एंड पैलेटिन नेसल, जायोमेट्रिक। और ईयर में कौन कौन सा हो जाएगा, स्टिपिज, इंकस एंड मेलस। अब हम वर्टिब्रल के बारे में पढ़ते हैं। वर्टिब्रल यहाँ हो जाएगा CL, तेरे सरकार का, तेरे सरकार का। C यहाँ कितना है, 26।
CLTSC, सर्विकल, सर्विकल, L लंबर, लंबर, T थोरेसिक, थोरेसिक, सैक्रम, सैक्रम, C कोकिया, कोकिया, सर्विकल, सर्विकल में 7, 5, 12, 1, 1, हमारा हो गया 26, 12, 12 टू जा 24, 25, 26। तो इसमें हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं अपेंडिकुलर बोन के बारे में। अपेंडिकुलर बोन, अपेंडिकुलर स्केलेटल। अपेंडिकुलर स्केलेटल में एक तो गर्डल होगा और एक लिम्स होंगे। जो लिम्स को अटैच करेंगे उन्हें हम गर्डल कहते हैं, गर्डल एंड लिम्स। तो गर्डल में हमारे कितने होते हैं? 6 गर्डल होते हैं एंड 120 लिम्स, मीन्स 60 60, 30 इसमें 30 इसमें, 30 पैर में, 30 इस पैर में। गर्डल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पेक्टोरल, अगर ऊपर वाला ज्वाइंट करा यहाँ से तो पेक्टोरल, पेक्टोरल, एंड कमर के नीचे तो पेल्विक, पेल्विक। पेक्टोरल में हो जाएगा 4 एंड पेल्विक में 2। इनमें कौन कौन से हैं? फोरलिम एंड फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब। हम फोरलिम एंड हाइंड लिम्ब के बारे में अभी स्टडी करेंगे। फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब। इसमें ट्रिक है हमारा रेड, अलवा, कार में हल है। HRUCMFP। H मीन्स हो जाएगा ह्यूमरस, ह्यूमरस, रेडियस, रेडियस, अलवा, कार प्लस मेटा, मेटा कार्पल्स, कार्पल्स, फैलेंजेज। अगर हम हाइंड लिम्ब की बात करें, हाइंड लिम्ब में हो जाएगा, ये फेमरस है, ह्यूमरस है तो फेमर, रेडियस तीला। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा अलवा है, टिबिया, टिबिया, फीबिया, फीमिया। फिर कार्पल्स है तो टारपल्स, मेटाटार्पल्स, मेटाटार्पल्स एंड phalanges, phalanges। इसमें होंगे 60 और इसमें होंगे 60। ये है 28, 10, 16, 2, 2, 2, 2
एंड अगेन इनमें भी 28, यहाँ 10 सेम होगा, 16 है तो 14, 2 2 2। तो हमारा स्केलेटल ऑफ ह्यूमन हुआ कंप्लीट। स्केलेटल ऑफ ह्यूमन में हमने क्या क्या देखा कि हमने टू पार्ट में इसे डिवाइड किया, फोर लिम्ब एंड फाइव लिम्ब, हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब में हमारा रेड अल्वाकार में फल है, तो ह्यूमरस, और ह्यूमरस है तो इधर फेमर हो जाएगा, फेमरस ह्यूमरस फेमरस ह्यूमरस फेमरस ऐसे याद करेंगे। रेडियस आर है तो पतीला, रेड जो है पतीला टाइप का है, पतला है, पतला सा रेड है। अल्वा, अल्वा में दो टीबिया एंड फ्यूबिया, फ्यूबुला, फ्यूबुला। और कार्पल्स है, टार्पल्स, मेटाकार्पल्स, मेटाटार्पल्स एंड फेलेंजेज, फेलेंजेज। इनमें ऐसे कुछ करके हमारा बोन यहाँ पे होता है कंप्लीट। बोन में हमने क्या क्या पढ़ा कि हमारा एक्सियल बोन होगा या अपेंडिकुलर बोन होगा। एक्सियल बोन में जो हमारे एक्सियल साइड से जो भी आ रहे हैं तो उनमें कौन कौन सा आएगा, उनमें क्रेनियम आया, फिर वर्टिब्रल आया, अस्टेर्नम आया एंड रिब्स। तो क्रेनियम में हमने क्या क्या देखा कि क्रेनियम में हमारा स्कल, सॉरी स्कल आया, स्कल में क्रेनियम, स्कल में कौन कौन से थे, तो स्कल में हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले तो हमारा एक्सियल था, एक्सियल। एक्सियल में कौन कौन लोग थे, तो स्कल था, स्कल, फिर वर्टिब्रल, वर्टिब्रल एंड अस्टेर्नम, अस्टेर्नम। अगेन हमारे कौन थे, रिब्स थे। तो ये हमारा 80 था, इसमें हो जाएगा हमारा 29, फिर हो जाएगा 24, अगेन 26, 24, अगेन 1। स्कल में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, क्रेनियम, क्रेनियम, फेशियल, फेशियल एंड क्रेनियम, फेशियल, ईयर, ईयर एंड हायर्ड। तो क्रेनियम में हम लोगों ने क्या देखा, क्रेनियम में यहाँ पे हमारे कितने बोन्स थे, 8, ये 14, यहाँ 1, यहाँ 6 बोन। और इसमें कौन कौन से बोन थे, पेरिएटल, पेरिएटल, इथमोइड, इथमोइड, परिएटल, इथमोइड, अस्फिनोइड, अस्फिनोइड, टेम्पोरल, टेम्पोरल, ऑशिपिटल, ऑशिपिटल एंड फ्रंटियल, फ्रंटियल। और इनमें कौन कौन सा था, फेशियल में वोमर, इंफेरियर, इंफेरियर ट्यूबल्स। अगेन कौन सा था हमारा, वोमर हो गया, इंफेरियर ट्यूबल्स हो गया, मैक्सिलरी, मैंजिबल, मैंजिबल। और हमारा मैक्सिलरी हो गया, मैंजिबल, लेक्राइमल, लेक्राइमल, पैलेटीन, पैलाटीन, जायोमेटिक, जायोमेटिक। एंड ईयर में कौन कौन सा था, स्टेपिस, स्टेपिस, इनकस, इनकस और मेलस। तो हमारा ऐसे करके पूरा का पूरा 206 बोन होता है कंप्लीट। अब हम एक और हमारा टर्म है रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर, ये क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रेड मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल, मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर क्या है, तो हम अगर देखें
हमारा ये जो मसल सेल है, मसल सेल क्या होता है कि मसल सेल के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है और ये ब्लड वेसल से ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के एटीपी बनाता है, एटीपी। और इसमें इस ऑक्सीजन को इमरजेंसी कंडीशन के लिए एक ऑर्गेनल में छिपा करके रख देता है, O2 छिपा करके रख देता है। इसे हम कहते हैं ग्लोब्यूलिन। इस वजह से इसमें बहुत ज्यादा O2 है, तो इसलिए इनमें बहुत ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। दोस्तों, यहाँ हम रेड मसल सेल में क्या देखेंगे, रेड मसल शेल। रेड मसल शेल में हम क्या देखेंगे कि जो रेड मसल शेल है इसके पास अबाउंडेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन, इमरजेंसी कंडीशन में भी एरोबिक रेस्पिरेशन करता है ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड। कौन सा रेस्पिरेशन करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरो मायोग्लोबिन, मायोग्लोब्यूलिन एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। और हमने क्या देखा कि ये जो रेड मसल सेल है, रेड मसल सेल ऑक्सीजन तो गेन करेगा ही और अपने इमरजेंसी कंडीशन के लिए वहां पे एक ऑर्गेनल में ऑक्सीजन को छिपा करके रख देगा। उस ऑर्गेनल को हम मायोग्लोबिलिन कहते हैं। अब बहुत सारे ऑक्सीजन यहाँ पे छिपे हुए हैं, इस वजह से इस सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। तो इनमें अबाउंडेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इमरजेंसी कंडीशन में भी ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। बट हम व्हाइट मस्कुलर अगर फाइबर की बात करें, फाइबर, तो व्हाइट मस्कुलर फाइबर में हम क्या देखते हैं कि यहाँ ठीक है, ये मस्कुलर सेल है, ये मसल सेल अगर है तो यहाँ से आया ब्लड वेसल्स, इसको मिला ग्लूकोज, इसमें आता है ऑक्सीजन तो आता ही है, लेकिन ये ऑक्सीजन जब आया तभी खा करके खत्म कर दिया, स्टोर करके नहीं रखा। एटीपी तो बनाएगा ही बनाएगा, बट इसने स्टोर करके नहीं रखा। सो नो मायो ग्लोब्यूलिन। एंड इसने क्या किया कि अब ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन में, ड्यूरिंग इमरजेंसी में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब अब ऑक्सीजन है ही नहीं तो कौन सा बिना ऑक्सीजन का ही ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने लगेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है और इसमें बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर है, तो ये टू टाइप से दोनों के दोनों ही ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं, लेकिन जो रेड मसल फाइबर है वो ऑक्सीजन को एक ऑर्गेनल में छिपा करके मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन मायोग्लोबिन, इस ऑर्गेनल को हम मायोग्लोबिन कहते हैं। अब यहाँ पे इसने इस ऑर्गेनल्स में छिपा करके रख दिया है अपने ऑक्सीजन को, और इमरजेंसी कंडीशन आने पे ये अपना ऑक्सीजन लेकर के एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू अपना फोटो ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है। तो इनका रेस्पिरेशन कुछ ऐसा होता है। ये हमारा था रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर।
हम डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। डिस ऑर्डर, मस्कुलर डिसऑर्डर, तो पहला हो जाएगा मायोस्थेनिया, थेनिया ग्रेविस मस्कुलर डिसऑर्डर, ग्रेविस। एंड सेकेंड है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफिन, and again tatany arthritis for osteoporosis, again got। इनके बारे में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे मस्कुलर डिसऑर्डर हैं। तो इनमें क्या होता है कि बॉडी खुद ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। ये डिसऑर्डर मीन्स बॉडी क्या काम करती है कि एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस करने लगती है। बॉडी प्रोड्यूस टू एबनॉर्मल प्रोटीन, body produce to body produce to abnormal protein, abnormal protein। इस वजह से अगर बॉडी खुद ही एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस करने लगेगी, इस वजह से हो जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस। मस्कुलर डिस्ट्रोफिन क्या है, और इसमें क्या होता है, मसल कंट्रैक्ट करना छोड़ देता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप। अगर हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बात करें तो इनमें डिस्ट्रोफिन जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से नॉट मेक्स डिस्ट्रोफिन प्रोटीन चेन। अगर इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ हो जाएगा, प्रॉब्लम है, अगर डीएनए में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस वजह से डिस्ट्रोफिन प्रोटीन चेन नहीं बना पाता, मीन्स मायोफाइब्रिल को पकड़ नहीं पाता। इस वजह से मायोफाइब्रिल तो यहाँ पे ये हमारा है ये मसल सेल है। मसल सेल में यहाँ मायोफाइबर है, अब यहाँ नहीं लगा हुआ है, इस वजह से ये मसल सेल तो कंट्रैक्ट करेगा बट सॉरी, मसल सेल कंट्रैक्ट नहीं करेगा बट मायोफाइब्रिल कंट्रैक्ट करेगा। सो मायोफाइबर will not contract but मायोफाइब्रिल, ये मायोफाइबर है, मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट टिटेनी क्या होता है, तो इनमें कैल्शियम लो, कैल्शियम आयन बहुत कम होता है, तो टिटेनी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसे हम कहते हैं हाइपो कैल्सीमिया। अर्थराइटिस क्या है, हमने क्या देखा, मायोस्थेनिया क्या है, ये
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मीन्स हमारा बॉडी खुद ही एक गलत टाइप का प्रोटीन बनाने लगेगा, जिस वजह से हमारे मसल्स कंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और उस टाइम में मसल हमारा बॉडी में एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा, जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून। ऑटो मीन्स खुद, खुद का इम्यून ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफिन क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, अगर किसी के फादर में, मदर में, नाना नानी किसी में भी अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो बच्चे में आ सकता है। और इसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का चेन नहीं बन पाता है, मायोफाइब्रिल के साथ अटैच न हो पाने की वजह से जो मसल सेल है वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाता है, बट मायोफाइब्रिल इसमें कंट्रैक्ट होता है। टिटेनी में क्या होता है? अगर बहुत कम अमाउंट में कैल्शियम हमारे बॉडी में प्रेजेंट है मसल सेल्स में, उस टाइम में हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। अगर मसल का अगर उसमें नहीं रहेगा, कैल्शियम अमाउंट नहीं रहेगा, तो कैसे हमारा मसल कंट्रैक्ट करेगा? मसल को कंट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम को बाहर निकलना, ये सार्कोप्लाज्मा से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, ताकि जो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन है वो थीन वाले को, थीन जो लाइन था उसे वहां से हट जाए, तभी तो थिक लाइन उन्हें पकड़ करके स्लाइड कराएगा और तब जाकर के हमारा मसल्स कंट्रैक्ट होगा। तो सोई में नहीं होता है ऐसा। अब हम पढ़ते हैं अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस अर्थ में होता है जॉइंट, जॉइंट। और राइटिस में होता है इन्फ्लेमेशन, जॉइंट में दर्द, इन्फ्लेमेशन। ऑस्टियो, इसे हम कहते हैं ऑस्टियोथ्राइटिस, राइट, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस। इनमें हम क्या देखते हैं कि जब हम ओल्ड स्टेज में पहुंचते हैं, उस टाइम में जो हमारा बोन है, बोन के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड बन रहा था वो लिक्विड फॉर्मेशन बंद हो जाता है। साइनोवियल, साइनोवियल फ्लूइड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन स्टॉप, साइनोवियल फ्लूइड फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है। इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम होता है। अगर यही हम देखते हैं कि अगर हमारे बोन में, अगर हमारे बोन में यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन ही डैमेज हो जाता है, उस टाइम में हमारा मसल कंट्रैक्ट नहीं कर पाता है, मसल कंट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा पेन होता है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। मींस मसल साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज, साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस में भी कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो जाता है, कैल्शियम लेवल बहुत कम हो जाता है, लो हो जाता है, इसलिए मेनोपॉज हो जाता है, मेनोपॉज। लेडीज को मेनोपॉज हो जाएगा, मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। गॉट क्या है? अगर हमारे गॉट, अगर हम बोन का देखते हैं, बोन में यहाँ पे बहुत ज्यादा यूरिक एसिड जमने लगता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन में यूरिक एसिड, यूरिक एसिड हाई हो जाता है एंड सोडियम यूरेट का क्रिस्टल बनने लगता है, सोडियम यूरेट क्रिस्टल।
तो हमें गॉट प्रॉब्लम होता है। मायोस्थेनिया क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस वजह से चेन नहीं बन पाता है। ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का चेन नहीं बन पाता है, जिस वजह से मायोफाइब्रिल कंट्रैक्ट नहीं हो पाता है। टिटेनी कैल्शियम का अमाउंट कम हो जाता है, जिससे हमारे हड्डियों की जो डेंसिटी है, बोन की डेंसिटी वो कम हो जाएंगे। और अर्थराइटिस में क्या होता है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर दो टाइप का, एक बुढ़ापे में होता है, एक ऐसे नॉर्मल कंडीशन में भी होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम सही है फिर भी हमारे जोड़ों में बहुत दर्द है। क्यों? क्योंकि वहां पे ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, वहां हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है। इस वजह से हमारा मसल कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ये ओल्ड एज में इसके बोन के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड बन पा रहा था वो अब बनना बंद हो जाता है, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड बनने का लिमिटेड एज रहता है। उसके बाद वो कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है, फिर बनना बंद हो जाता है। जिस वजह से, और हम इतना ज्यादा केमिकल यूज कर रहे हैं, खाना में केमिकल, सब चीज में केमिकल आ रहा है, इस वजह से भी ये हमारा कम होते जा रहा है साइनोवियल फ्लूइड। और हमें क्या होता है? हमें प्रॉब्लम होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? इसमें भी कैल्शियम लेवल बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से लेडीज को मेनोपॉज प्रॉब्लम हो जाता है। गॉट क्या होता है? जहां पे साइनोवियल फ्लूइड बनना था, वहां पे सोडियम क्या बनने लगता है? सोडियम यूरेट का क्रिस्टल बनने लगता है, उस वजह से हमें गॉट प्रॉब्लम होता है। और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। हम लोगों ने मूवमेंट पढ़ा, उसके बाद लोकोमोशन, मूवमेंट में कौन कौन सा मूवमेंट है, बोन के बारे में अच्छे से हम लोग स्टडी किए। और फिर रेड मस्कुलर फाइबर, व्हाइट मस्कुलर फाइबर एंड अगेन मस्कुलर डिसऑर्डर हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।